हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्टेड करते हैं, उन्हीं को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं। तो देखो, इनमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। तो आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक साइज। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइज बड़ी होगी एटम की तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम होगा। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा और ऐसे में कम एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यही कारण है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। समझ गए ना? और यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एटॉमिक साइज के बेस पर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रुप में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। अगर हम पीरियड की बात करें तो ये इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और इसके एग्जांपल आप पीरियोडिसिटी देख सकते हैं ग्रुप में और पीरियड में, उनकी वैल्यूज को देख के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो सीधा सा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि ग्रुप में और पीरियड में। तो अगर आप ग्रुप में बात करें तो ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिससे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लगेगा और जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। पीरियड में चले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में क्योंकि साइज छोटी होती जाती है और ऐसे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। थर्ड फैक्टर है सील्डिंग इफेक्ट। तो सील्डिंग इफेक्ट को जो है ना, आप बिल्कुल इसका उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव जो होता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन है वही सील्डिंग इफेक्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगेगा अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे। ऐसे में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है एटम से एडिड होने के लिए उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो बिल्कुल सेम यही इफेक्ट पड़ेगा जैसा आप ऊपर देख रहे हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ भी यहाँ इंक्रीज हो रही है। इसके बेस पर भी यही ऑर्डर होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब जो देखो, जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्टेड करता है और वो है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि P3, P6, D5, D10, ये जो है रिलेटिवली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब है कि P3 हाफ फिल्ड, P6 फुल फिल्ड या D5 हाफ फिल्ड, D10, ठीक है, फुल फिल्ड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें ये कॉन्फ़िगरेशन है उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती, अर्थात ये स्वयं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये
ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी इस कंडीशन में, और अगर मान लो उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये नहीं चाहते कि ये अनस्टेबल हो, और यही कारण है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, देयरफॉर these orbitals do not have tendency to accept electron, ठीक है, and such atoms, बल्कि हम ये कहें कि एलिमेंट्स, ठीक है, have positive electron gain एंथैल्पी। समझ गए ना बच्चों कि P3 P6 मतलब जिनमें अर्धपूरित पूर्ण पूरित विन्यास होते हैं जिन तत्वों में, उनके ये ऑर्बिटल स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि हमें क्या करना होगा, बाहर से एनर्जी देकर इनमें एडिट करना होगा। और यही कारण है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन है, इनर्ट गैसेस है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, आप इनमें देखोगे कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फर्स्ट वो पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैसों में देखोगे आप उनमें कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एल्केलाइन अर्थ मेटल में जाओगे तो NH2 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि S फुल फील्ड है। और यही कारण है कि इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। समझ गए ना? मतलब हम तो ये लिख लिया आपने कि अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बच्चों, धनात्मक है। देखो किस तरह से मतलब है कि जो हाफ फील्ड है फुल फील्ड है, किस तरह से इनमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। समझ गए ना? उसको हम इस तरह से डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर हम बेरिलियम, नाइट्रोजन या इनर्ट गैसेस में जाएं और आप उनमें देखोगे कि किस तरह से, अब अगर आप बेरिलियम की बात करें कि ये है बेरिलियम, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, इसमें आप लास्ट ऑर्बिट देखोगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s2। अब मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन लाया जाए तो लगभग 66 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी होगी, तब ये बेरिलियम कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे में क्या होगा 1s2 2s2 2p1, तो ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि हम ये कहें कि ये क्या है, एक स्टेबल, क्यों? क्योंकि ये फुली फील्ड है। समझ गए ना? तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा, ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फर्स्ट है वो कितनी होती है, 66 किलो जूल पर मोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको s ऑर्बिटल्स में, s ऑर्बिटल में, ठीक है। और यही कारण है कि बेरिलियम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती। अगर आप नाइट्रोजन में चले जाएं तो 1s2 2s2 2p3, तो आप यहाँ देखोगे कि नाइट्रोजन में 1 2 3, ये कौन सा है, 2p3, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल, ठीक है, हाफ फील्ड। तो जब स्टेबल हाफ फील्ड है और मान लो आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपको अब एनर्जी देनी होगी, और इसमें ये 31 किलो जूल पर मोल, तब जाके नाइट्रोजन 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 1s2 2s2, अब कितना हो गया 2p4। अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो जब अनस्टेबल होगा तो वो क्यों होना चाहेगा अनस्टेबल, स्टेबल ही रहना चाहेगा ना, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इतनी एनर्जी देंगे तब ये इसमें एडिड होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा Eg फर्स्ट है वो कितना हो गया, 31 किलो जूल पर मोल। इसी प्रकार अगर आप जीरो ग्रुप में चले जाएं तो जीरो ग्रुप में आप देखोगे कि सारे एलिमेंट्स जो है उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। रीजन क्या है कि अगर आप नियॉन की बात करें तो नियॉन का 1s2 2s2 2p6, ये बिल्कुल इनर्ट कोर होगी। तो ऐसे में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कंप्लीट फील्ड है, ठीक है, और हाईली स्टेबल है। और यही कारण है कि जो इनर्ट नाम क्यों आया इन पे, क्योंकि ये इनर्ट है, किसी प्रकार से ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना है ना लेना है। अब मान लो आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके लिए 116 किलो जूल
मोल की एनर्जी लगेगी तब नियॉन जाके इस तरह से बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1 जो हाईली अनस्टेबल होगा, समझ गए ना। और हाईली अनस्टेबल होने के कारण जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा नियॉन की n माइनस में चेंज हो, और इस तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो 116 किलो जूल पर मोल होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ही जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स NH2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, नाइट्रोजन NP3 मतलब 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है, और जीरो ग्रुप NH2 NP6, ये सारी कंडीशंस होने के कारण ही ये एलिमेंट्स जो है अपने आप में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, और यही कारण है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो निगेटिव हो जाएगी, समझ गए ना। तो आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं, जो कि वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर उनकी साइज छोटी है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा आते हैं तो ऐसे में उन इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। अब जब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वहां आएगा वैलेंसी सेल में जुड़ने के लिए तो वो रिपेल ज़्यादा होगा। अब ऐसे में मतलब जितना अट्रैक्शन लगना है न्यूक्लियस का उससे कम लगेगा, क्योंकि वो जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण वो उस न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में जुड़ेगा तो कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है कि स्मॉल ऑर्बिटल्स मतलब जैसे 2p की बात करें हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल। मतलब अगर ये वैलेंसी सेल में है 2p ऑर्बिटल तो वहां पर ये 2p ऑर्बिटल्स में डेंसिटी ज्यादा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा लगेगा। देन एटम शो लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड हैव लो डेल्टा Eg, मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे में एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। तो समझिए बच्चों कि जो कक्षा छोटे होते हैं उनमें उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, ऐसे में उनमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण अनुभव करता है, और ऐसे में एटम जो है कम क्या करता है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम दर्शाता है, और उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो निगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सोडियम से लेके और आप यहाँ तक चले जाएं कहाँ तक, क्लोरीन तक, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फर्स्ट है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से ज़्यादा निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है थर्ड पीरियड की, ज़्यादा है किससे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप सेकंड पीरियड में जाते हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल्स में जो है एंटर करता है, जबकि आप नीचे जाएं आप थर्ड पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर करता है। तो 2p की साइज छोटी है किसके रिस्पेक्ट में, 3p की। तो 2p में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, जबकि 3p में क्या होगा, कम एक्सपीरियंस करेगा। तो यही कारण है कि साइज भले बड़ी है एटॉमिक साइज थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से, फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। रीजन यही है कि 3p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है जबकि 2p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई है रिपल्सन के कारण, जबकि 3p में ज़्यादा है। और यही कारण है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की जो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज़्यादा है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, तो थर्ड पीरियड आर मोर देन थर्ड पीरियड, ठीक है, एलिमेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, एलिमेंट्स आर मोर देन, ठीक है, डेल्टा G फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, बिकॉज इन सेकंड पीरियड इलेक्ट्रॉन एंटर, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर इन 2p ऑर्बिटल। समझ गए ना,
ऑर्बिटल इन विच हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट इन थर्ड पीरियड में जाओगे आप तो इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3p ऑर्बिटल्स जिनकी डेंसिटी क्या है, लो है। मैं अभी डायग्राम से समझाता हूं, पहले आप इसे नोट करें। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि 2p और 3p में अगर इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर होता है तो कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, लेकिन 2p में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि 2p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है जबकि 3p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और यही रीज़न है कि सेकेंड पीरियड के रिस्पेक्ट में थर्ड पीरियड में अगर आप जाएं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है बच्चों की द्वितीय आवर्त के तत्वों की अपेक्षा तृतीय आवर्त के तत्वों की जो ये है डेल्टा Eg अधिक होती है, क्योंकि तृतीय आवर्त में इलेक्ट्रॉन 3p में प्रवेश करता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम लगता है। जैसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कितनी है, 328। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -328, जबकि क्लोरीन में देखो आप यही कितनी है, -348। कारण क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2p5 में एंटर हो रहा है जबकि यहाँ पर कितना है, 3p5 में। तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर है दोनों ऑर्बिटल्स में, लेकिन इसकी साइज छोटी है ऑर्बिटल्स की, जबकि 3p ऑर्बिटल्स काफी बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन काफी फैल जाता है क्लाउड, जिसके कारण उनमें रिपल्सन कम लगता है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। तो आप अगर इनको कंपेयर करने से नाइट्रोजन की देखोगे पॉजिटिव होती है, जब इसी ग्रुप में फास्फोरस की -74 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की 141 किलो जूल पर मोल में है ये यूनिट। ठीक है, और इसकी सल्फर की -200 है, जबकि क्लोरीन आप इनकी देखो, अगर आप हेलोजन तत्वों में चले जाएं, हेलोजन एलिमेंट्स में क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, आप जानते हैं कि इसकी -328 -348 ठीक है 325 -295 किलो जूल पर मोल में है। कौन सी है, डेल्टा Eg, ठीक है, फर्स्ट। तो आपको इनके ऑर्डर हेलोजेंस के पूछे गए हैं, तो आप ये ध्यान रखें। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, तो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एप्लीकेशन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।